और मैं इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि इस देश में राजनेता जो चल नहीं पाता, फिर नहीं पाता, राज्यपाल और राष्ट्रपति बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, तो 4 साल देश के नौजवानों को सेना में भर्ती क्यों? और अगर ये व्यवस्था आपको अच्छी लगती है तो ये सारी व्यवस्था आप खुद लागू करें अपने ऊपर भी। एक बार एमएलए बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार एमपी बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा क्यों? एक बार प्रधानमंत्री बनने के बाद दोबारा क्यों? आपके पार्टी में तमाम लोग हैं, उनको मौका दीजिए, उन्हें मौका दीजिए। आप तर्क दे रहे हैं ना कि 4 साल हो गए, दूसरे को मौका मिलेगा और नौजवान सेना चाहिए। तो इस देश को नौजवान एमपी एमएलए भी चाहिए, ना चल फिर न पाने वाले नहीं। और अर्धसैनिक बल जिनको पेंशन नहीं दिया वो आपको उठा के बैठाते हैं, ऐसे बूढ़े, ऐसे जो पैर से चल नहीं पाते, उनको भी जरूरत नहीं है। आपके हिसाब से सेना में पेंशन बंद करने का एक खूबसूरत तरीका अग्निवीर ढूंढा गया है और कहा जाएगा जब सेना बंद होगी तो आप क्यों होते हों। इसलिए मैं इस बात का भी विरोध करता हूं कि ये गलत है और निजीकरण है, और निजीकरण विभागों से होते होते सेना तक पहुंच गया है। और कौन जाते हैं सेना में? किसान, गरीब, गुरबा, खोमचा ठेला वालों के बेटे जाते हैं देश की सेवा करने। उनको आप 4 साल में विदा कर दें। पिता उनका बाद में रिटायर होगा, बेटा पहले रिटायर हो चला है। ये सेम खूबसूरत अगर नज़ीर है और आपकी योजना अच्छी है, जिसको सब जगह लागू। मजे का सैनिक ही क्यों, उस सेना में जो बैठे हुए हैं एडमिरल, जनरल, वहाँ भी। और आज आपको सचेत करना चाहता हूँ, आपको भी डिवाइड किया गया। जो बड़े बड़े सेना में अधिकारी बैठे हैं वो सोच रहे हैं कि सैनिकों का कल आपका भी नंबर आएगा। आज आप खूबसूरती से काम कर रहे हो ना, कल आपका भी नंबर आएगा। अभी 50 साल की रिटायरमेंट की बात आ गई। क्यों भाई, क्यों? राजनेताओं के रिटायरमेंट की कोई उम्र है? फिर क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री राज्य और देश चला सकते हैं और ये 50 साल का आदमी कार्यालय चल रहा है? बहुत सारे नौजवान जो 50 के दायरे में नहीं, वो इस पर नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए। कल आप भी आने वाले हैं इसी घेरे में। तो तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिन पर आपको चिंतन करना पड़ेगा। और खासकर अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव में तो आपको भी देखना कि आपको अमृत क्या क्या मिला। हमारा अमृत को विष बना दिया गया एनपीएस के रूप में। हमारे पदों को भरा नहीं जाता, विष बन गया है। अमृत को अमृत महोत्सव सबके लिए बनाया जाए, सिर्फ विज्ञापन और भाषण तक ही अमृत महोत्सव ना रहे। ये मेरा निवेदन है सरकारों से भी, अपने जिम्मेदार साथियों से भी, और आप सबसे भी करबद्ध निवेदन है कि घरों में बैठे हैं, जगाइए। कम से कम अगर आप कर्मठ व्यक्ति हैं तो मैं पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूँ, कम से कम रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए। रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए। आप ब्लॉक में हैं तो ब्लॉक में करिए, जिले में है जिले में करिए, प्रदेश में प्रदेश में, देश में 10 लोगों से संवाद करिए। ये संवाद ही इस आंदोलन का सफलता के रूप में मोड़ देगा। मैं पूरे देश के समस्त लोगों से आह्वान करता हूँ, कम से कम रोज़ 10 लोगों से संवाद करिए और संगठनों की भाषा को समझें। और संगठन जो आह्वान करे, जिस तरह का कार्यक्रम डिजाइन करे, उस कार्यक्रम को आप अपने अपने जिलों, अपने अपने ब्लॉकों में लागू करने का प्रयास करिए। ये ऐसा था, ऐसा नहीं, वो तमाम डिस्कस के बाद हुआ है, वो डिस्कस हो चुका है। तो आप जो संगठन द्वारा निर्देश दें उनको हूबहू अपने अपने ब्लॉकों, जिलों, प्रदेशों में लागू करें और तेज़ी के साथ लगें। अगर तैयारी तमाम राजनीतिक दलों की है तो हमारी भी तैयारी 24 की है कि हम आपसे सत्ता नहीं मांगने जा रहे हैं, आपसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का पद नहीं मांगने जा रहे हैं। हम तो सिर्फ अपने जीवन में जो सेवा दे रहे हैं उसके बदले में संवैधानिक जो व्यवस्था थी उस पुरानी पेंशन को मांग रहे हैं और निजीकरण की समाप्ति कह रहे हैं। तो बातें बहुत सारी हैं। आप सब ने इतने शिद्दत के साथ लगातार जुड़े रहे, सुनते रहे। तमाम सारे कमेंट भी आपके आते रहे। बिहार को लेकर के मैं कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी, आपने अपने घोषणा पत्र में रखा, आपने चुनावी रैलियों में अपनी बातें रखी। अगर आपको मौका मिलता है तो आप
बिहार को सौगात दीजिए। ये सौगात आपको रिटर्न गिफ्ट में बिहार के लोग बड़ी ताकत के रूप में दे सकते हैं। इसलिए आप पिछड़िएगा नहीं, आपने जो वादा किया उसको पूरा करिएगा, ये मेरी आपसे अपील है। और तमाम सरकारों से भी इस बात के लिए मैं कहना चाहूँगा। तो इस अमृत काल में हमारा अमृत है ओपीएस, मेरी भी नज़र है, हमारे साथियों की नज़र है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि विजय कुमार बंधु जी ने किस प्रकार से बोला कि जो इस देश के माननीय हैं, वे जितनी बार भी अपने पद की शपथ लेते हैं, उनकी पेंशन बढ़ जाती है। लेकिन जो एक सरकारी कर्मचारी है, वो संघर्ष करता चला आ रहा है इतने सालों से, 2004 से लेकर अब तक देखिए कितना टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और अगर जो बड़े-बड़े पदों पर बैठे हैं, उनका देखा जाए तो वो खुद ओपीएस ले रहे हैं, लेकिन एक बार एक दिन समय आएगा जब वो खुद एनपीएस में आ जाएँगे और फिर क्या करेंगे ये बहुत समय तब तक जा चुका होगा। आपने जैसा कि वीडियो को मैं देखा भी, विजय कुमार बंधु जी ने इस चीज़ को भी बोला है। बड़ी विडंबना है दोस्तों इस देश में कि जो आर्मी या जो अर्धसैनिक बल इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको भी पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। जोर लगाया जा रहा था दोस्तों ओपीएस लाने का, लेकिन सरकार ने उसको यू टर्न देकर यूपीएस में कन्वर्ट कर दिया। अब यूपीएस स्कीम कैसी है, तो बार-बार क्या बताना दोस्तों, आप लोगों को भी यूपीएस स्कीम के सारी जितने भी दिशा निर्देश अभी तक जो आए हैं, वो आपको भली-भांति पता होंगे। लेकिन अभी जो कर्मचारी हैं, जैसे कि विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं, सभी संगठन बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव हो रखे हैं। आने वाले समय में पूरा जोर लगाएँगे कि जो सरकार है, उसके समक्ष हम अपनी माँगों को रख सकें। जैसा कि विजय कुमार बंधु जी ने हर एक स्पीच में उन्होंने यही बताया है कि हिम्मत नहीं हारना है, एक ना एक दिन पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना बहाल ज़रूर होगी। तो दोस्तों, वीडियो में बस यही जानकारी देनी थी। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।